अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। हाल ही में आपको पता है राम मंदिर की बात चल रही है और मुसलमानों के दिल पर काफ़ी सारा जो है वो ठेस पहुंची हुई है, दुख हुआ है। लेकिन इंडिया में रहने के लिए मुसलमान ज़रूर बेज़रूर ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये ठीक किया हुकूमत ने और हुकूमत जैसे चाहे कर सकती है, फ़लाँ फ़लाँ ये दिल रखी है। वरना उनके दिलों पर तो ईमान जिसके दिल में है उसको पता चल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि तारिक फ़तेह साहब को कौन नहीं जानता। इन्होंने जो बयान दिया था, हिस्टोरिकल जो बयान दिया था, वो झूठ बोला था। ये तो मर गया है, अब क्या कर सकते हैं। झूठ बोल के अपनी जगह इंडिया में और अपनी औलाद की जगह इंडिया में बना के गया है ये बंदा। लेकिन हकीकत यह है कि बाद में ध्रुव राठी का साथ ही बयान हमने लगाया है, आप ज़रूर सुने उसको। सच्चा बंदा है, एनालाइज करता है बेहतरीन तरीके से, और उसने बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो गई है इस बात पे कि क्या फ़ैसला देना है जिसमें हालात ख़राब ना हो, किसी के मजहबी ठेस ना हो, फ़लाँ हो फ़लाँ फ़लाँ हो। और उसके बाद फिर मोदी और फिर हुकूमत और बीजेपी ने क्या क्या कारीगरियाँ की हैं, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। बाबरी ढांचा गिराया गया, ये भी हकीकत है। बिल्कुल बनाया गया, ये भी हकीकत है। अब वो कब बना, इस पर सवाल है। वो कब बना और उससे पहले वहां क्या था? सीधी बात है, एक गुंडा आया अफगानिस्तान से, आपकी जमीन पे घर बना के चला गया और चला गया। तो कमाल कर दिया साहब। एक शख्स आपको गाली दे के गया, आपके घर में आपका फ्रिज टीवी सब उठा के ले गया और जाते जाते दरवाजे को सील कर गया, बोला ये मेरा है, मेरे आज से 50,000 जनरेशन तक मैं यहां बैठूंगा। मार दिया। ये फिर आए तैमूर, उसने कहा यार ऐसा करो, हर रोज 50,000 हिंदुओं की खोपड़ियों की वो बना दो, दिल्ली जाना है मैंने, ताकि रास्ता याद रहे वापसी का। इन लोगों के लिए मैं एक टेंपल थोड़ी तोड़ा है, लेकिन ये जो बाबरी मस्जिद है इसमें ना नमाज पढ़ना जायज है, ना इसका बनना जायज है, ये कुफर है। और बाबरी मस्जिद को की जगह मंदिर जो है वो मुसलमानों के हाथ से बनना चाहिए, अगर उनमें जरा भी है, और वहीं बनेगा। मंदिर वहीं बनना चाहिए, मंदिर वहीं बनेगा, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि बहुत हो गई, बहुत हो गई। 1000 साल तक आके जो आ रहा है चपत लगा के चला जा रहा है, जिसकी मर्जी आ रही है, 2 थप्पड़ मारे चला गया, कोई गोवा ले गया, कुछ फ्रांसीसी आके मद्रास ले गए मुसलमान। उससे पहले आप मुझे बताइए, नमला यूनिवर्सिटी का कौन उतारेगा? 3 लाख क्या किताबें जला दी, और वो खिलजी कह रहे हैं इनको 3 लाख की क्या जरूरत है, मेरे पास तो एक है, काफी है। बुद्धिज्म रीच तिब्बत बिकॉज ऑफ नमला यूनिवर्सिटी। सब किताबें जला दी, लोगों को मार दिया, और उसके साथ खिलजी टाउन बनाया हुआ आपने। तो उन उसका तो नाम बदलो ना, खिलजी आबाद है, क्या है? खिलजी नाम ही नहीं होना चाहिए इंडी में। उन लोगों का क्या जिनको ये लगता है कि बाबरी मस्जिद जब ढाई गई तो वो एक जाती थी, वो गलत था, वो एक मजहब पे हमला था। मजहब पे हमला नहीं था, एक गैर कानूनी गैर इस्लामी मस्जिद पे। मुझे एक बात बताइए, इनको बड़ी तकलीफ हो रही बाबरी मस्जिद के। मक्का के अंदर रसूलुल्लाह का अपना घर ढा दिया, उनकी मस्जिद उतार दी, उसके ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया। को बताइए एक इंडियन दारुल उलूम इधर उधर दियोबंदी जिसने कहा होगा अरे साहब सऊदी अरेबिया बर्दाश्त नहीं करेंगे, मस्जिदें तोड़ रहे, अरे वो 2 दिन में मस्जिद तोड़ देते हैं। पैलेस बना दिया। सफा मरवा जो 2 पहाड़ियों के बीच में 1400 साल से मुसलमान वो करते हैं, पिलग्रिमेज करते हैं। किंग खालिद ने कहा यार इसमें घर बनाऊंगा मैं। उन्होंने पहाड़ी काट के किंग खालिद का महल खड़ा कर दिया। मुसलमान ने क्या कहा इंडिया के, कितना खूबसूरत लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, फाइनली सदियों बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया इस अयोध्या के मुद्दे पर। यह बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा इतने सालों से चले जा रहा था। 2010 में हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी ये कहते हुए कि जमीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, लेकिन कोई नहीं माना। यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया और ऑलमोस्ट 10 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है कि मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा। जो 2.77 एकड़ का डिस्प्यूटेड एरिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां पर मंदिर बना लो। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन गवर्नमेंट को दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट अपॉइंट कर सकती है जो मंदिर की कंस्ट्रक्शन करेगी।
और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद के लिए कहीं पे और 5 एकड़ की जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए, जो मस्जिद बना सकते हैं वहां पर। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए कि मंदिर भी बना लो, मस्जिद भी बना लो, और उस जगह पे मंदिर बना लो, मस्जिद कहीं और बना लो, इसलिए मस्जिद के लिए थोड़ी और ज्यादा स्पेस ले लो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था वो एक सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ था, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई जजमेंट नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये सिर्फ एक सिविल डिस्प्यूट की जजमेंट है, ये कोई क्रिमिनल केस की जजमेंट नहीं दी गई है। तो ये बहुत लाइकली है कि उन लोगों के खिलाफ सेपरेट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या सही था या गलत है? मेरी राय में दोस्तों ये एक आइडियल वर्डिक्ट था, एक ऐसे केस में जहां पर डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो यहां पर डिसीजन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट केसेस में आपको लीगली सोचना होता है क्या सही है क्या गलत। लेकिन इस कोर्ट केस में आपको लोगों की बिलीफ्स का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है फैक्चुअली क्या सही है, हिस्टोरिकली क्या सही है, क्योंकि हिस्टोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर जरूर था, एक अन इस्लामिक स्ट्रक्चर जरूर था, लेकिन यह प्रूव नहीं हुआ कि वो मंदिर था एक्चुअली में। आपको ध्यान रखना है कि आपके डिसीजन का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है लोगों पर। मुझे लगता है फैक्चुअली, मॉरली, एथिकली, हिस्टोरिकली इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। हो सकता है आप फैक्चुअली करेक्ट डिसीजन दो यहां पर, लेकिन आपके डिसीजन से अगर देश में दंगे हो जाते हैं तो क्या वो सही में सही डिसीजन होगा? एक करेक्ट डिसीजन कैसे लिया जाए यहां पर जो देश में शांति मेंटेन रखे, कम्युनल हार्मनी बढ़ाए लोगों के बीच में, यूनिटी बढ़ाए देश में, और साथ ही साथ लीगली और फैक्चुअली भी करेक्ट हो। तो आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है यहां पर चीजों को बैलेंस रखना। तो इसलिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरी इन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला इतने कैलकुलेटेड तरीके से लिया यहां पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक मेजोरिटेरियन डिसीजन था, मेजोरिटी के व्यूज माइनॉरिटी पे इंपोज करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को इस इशू में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हमारे देश के ज्यादातर लोगों को मतलब ही नहीं है मंदिर बने, मस्जिद बने, उन्हें इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि उनकी जॉब लग रही है कि नहीं लग रही, हवा साफ है कि नहीं है साफ, सड़कें कैसी बनी है, सरकारी स्कूल अस्पताल कैसे बने। मेरा यह मानना है चाहे मीडिया आपको कुछ भी दिखाए, मुझे लगता है एक्चुअली में लोगों को रियल इश्यूज पे ज्यादा फर्क पड़ता है। एट द सेम टाइम मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को इससे जरूर फर्क पड़ता है कि अयोध्या के इशू के साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। चाहे मंदिर मस्जिद बने उससे फर्क ना पड़े, लेकिन अगर अयोध्या का ऐसा डिसीजन लिया गया जिससे देश में दंगे हो जाएंगे तो मेजोरिटी ऑफ लोगों को फर्क पड़ता है, और पड़ना भी चाहिए, तब पढ़ना भी चाहिए। इसलिए ऐसा डिसीजन लेना जिसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस को अकाउंट में रख के देखा जाए, जो सबसे पीसफुल डिसीजन हो, इंडिया की यूनिटी को, सेक्युलरिज्म को सिक्योर करे इसके फ्यूचर के लिए, वो सबसे जरूरी था यहां पर। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे देश के लिए कि ज्यादातर लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस डिसीजन को पीसफुली एक्सेप्ट किया है। और मैं मानता हूं ये डिसीजन एक लेसन है हमारी यंग जनरेशन के लिए, जो हमें दिखाता है कि कितना समय, कितना पैसा और कितनी एनर्जी बर्बाद की गई कलेक्टिवली हमारे देश के द्वारा इस एक इशू को लेकर। कभी कभी देखकर तो ऐसा लगता था कि मानो ये राम मंदिर का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट इशू हो हमारे देश का। लाखों करोड़ों घंटे हमारे टीवी चैनलों ने बर्बाद किए इस पर डिस्कशन करके, रोज इस पर डिबेट करके। लोगों का कितना टाइम वेस्ट हुआ यहां पर। सुप्रीम कोर्ट ने तो 40 दिन तक ये हियरिंग चलाई है अपनी। ये सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सेकंड लॉन्गेस्ट हियरिंग थी। 1000 पेज की जजमेंट है। अब इस 1000 पेजेस को पढ़ने में कुछ जर्नलिस्ट अपना समय बर्बाद करेंगे, उसको कुछ पॉइंट को उठा के क्रिटिसाइज करेंगे, उस पर फिर डिस्कशन होगी, कुछ लोग इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहेंगे। एंडलेस, ये इशू चाहे तो एंडलेसली चल सकता है, लेकिन हमारे ऊपर है ये, हम इसे अभी खत्म कर दें। यहां पर इस जजमेंट के बाद हम लोग बोलें कि बस बहुत हो गया, अब ये इशू एंड हो गया यहां पर, अब काम के इश्यूज पर बात करते हैं। आप सोचकर देखिए, यही लाखों करोड़ों घंटे हमारे मीडिया वालों ने राम मंदिर की जगह अगर इकोनॉमिक इश्यूज पर, इन्वायरमेंटल इश्यूज पर डिस्कशन की होती, तो देश के लोग कितने और वेल अवेयर होते इन इश्यूज के बारे में, कितने ज्यादा और एजुकेटेड होते, और हमारा देश शायद कहां से कहां पहुंच चुका होता। 2020 आने वाला है, आज से 20 साल पहले सुपर पावर 2020 की बात किया करते थे। देश की बाकी इशू में देखो क्या हाल है। मैं चाहता तो इस वीडियो में एक पूरी हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकता था इस मुद्दे को लेकर, जैसे मैं बाकी वीडियोस में करता हूं, लेकिन क्यों समय बर्बाद करूं मैं ऐसे इन इश्यूज को पढ़ने में, इन इश्यूज के बारे में रिसर्च करने में। मैं प्रेफर करूंगा अपना समय इस्तेमाल करूं मैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन, अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक थ्योरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज को पढ़ने में। वहां पर कुछ काम भी आएगा। इन चीजों के बारे में रिसर्च करने से मेरा क्या फायदा होगा, आपका क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका। फार्मर सुसाइड का डेटा भी रिलीज हुआ है, जो 2016 से सरकार रिलीज नहीं कर रही थी। अब इन्होंने बताया 2016 में 11,000 फार्मर सुसाइड्स हुए थे। मूडीज ने अपनी नई रेटिंग निकाली है, जिसमें इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक
स्टेबल से डाउनग्रेड होकर नेगेटिव पे आ चुका है। ऐसे बहुत और इश्यूज है जिनसे एक्चुअली आपको फर्क पड़ता है और हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो में राय पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं आप patreon.com/ध्रुव राठी पर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो। तो नाजरीन, ये ध्रुव राठी की बात बिल्कुल सही है कि मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं ऐसे काम पर जिस काम के बारे में जो है वो हुकूमत सच पर हक पर है ही नहीं। क्यों करूं मैं ऐसे काम में अपना वक्त बर्बाद। देखें, इलेक्शन आ गए, कल 22 जनवरी है, कल भी इवेंट कर दिया गया है वहाँ पर राम मंदिर में, और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद जो होने वाला है वो ये है कि वहाँ पर मंदिर बना दिया जाएगा बस, और क्या होगा। लेकिन इलेक्शन जब आ रहे हैं तो इलेक्शन के लिए अब ये इवेंट रखा गया है और इलेक्शन जीतना चाहता है मोदी, और उसके बाद वो जो है वो योगी आदित्यनाथ भी है और वगैरह वगैरह हैं, सारे मिल के, यानी कि किसी की मुखालफत में जाके जिस पे हिंदू खुश हो जाएं, ऐसा काम करना है जिस पे हिंदू खुश हो जाएं और वोट दे दें हमें, और दोबारा हम हुकूमत में आके हड़प 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 करते रहें और जो है वो मुल्क तरक्की करेगा। हालांकि तरक्की बहुत मुश्किल काम है, बहुत इंडिया में ख़ासकर तरक्की काफ़ी ठीक है की है, इकनॉमिकल जो है ना काफ़ी बेहतरीन तरक्की हुई है वहाँ पर, लेकिन मुश्किल काम है। जब तक खाने वाले ख़त्म नहीं होंगे तरक्की होना बहुत मुश्किल काम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।